हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम ग्रीन मूवमेंट के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यार, व्हाट इज़ द ग्रीन मूवमेंट। दोस्तों, इसको इन्वायरमेंटलिज्म भी कहा जाता है। ये एक ऐसी तहरीक है जिसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। यानी इसमें सोशल, पॉलिटिकल और साइंटिफिक एफर्ट्स शामिल हैं, जिसके ज़रिए हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, पोल्यूशन को कम करने की बात करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको महफूज रखने की बात करते हैं, और साथ में जो सस्टेनेबिलिटी है उसको प्रोमोट करने की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि ऐसी तरक्की जो पायदार हो, जिसमें इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। ठीक है। अब ये जो ग्रीन मूवमेंट है, इसका जो पीछे जो बुनियादी आइडिया है वो यही है कि इंसानों को नेचर के साथ बना के रखनी चाहिए। यानी इंसान जो है ना, नेचर के साथ, फितरत के साथ बड़े प्यार मोहब्बत के साथ रहे, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका सही से इस्तेमाल करे, ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। सो ग्रीन मूवमेंट कोई दोस्तों एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट के हवाले से, जो एनजीओज काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स या सियासी जमातें काम कर रही हैं, या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको उसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें इस ग्रीन मूवमेंट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी। अब हम देखेंगे इसके प्रिंसिपल क्या हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ग्रीन मूवमेंट कहती है कि यार हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पोल्यूशन से, तबाही से, बर्बादी से। हमने अपनी हवा, पानी और ज़मीन को साफ़ सुथरा रखना है। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना है, ताकि वो एग्जॉस्ट ना हो जाएं, ताकि वो ख़त्म ना हो जाएं, और जो आने वाली जनरेशन है वो इन नेचुरल रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें यह है कि हमने प्लांट्स, एनिमल्स को जो है ना, उनको भी प्रोटेक्ट रखना है, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो जानवर हैं अब वो नायाब हो चुके हैं, बिकॉज इन्वायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और हमारी हरकतों की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। ठीक है। सो हमने बायोडाइवर्सिटी को भी महफूज रखना है। उसके बाद है वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग। ग्रीन मूवमेंट कहती है कि भाई आपने जो गंदगी है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको कम से कम आपने एक तो जनरेट करना है, और दूसरा ये है कि जो वेस्ट मटेरियल उसको रीयूज़ करना है, रिसाइकल करना है, ताकि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे कोई प्लास्टिक है, तो वो आपने बाहर नहीं फेंकनी, बल्कि आपने उसको रिसाइकल करना है। ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन। ये ग्रीन मूवमेंट कहती है कि भाई आपने जो कार्बन इमिशंस हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसको आपने कम करने की कोशिश करनी है। यानी इस तरह के आपने स्टेप उठाने हैं, ताकि ग्रीन हाउसेस जो गैसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, बल्कि कम से कम जो है ना वो यानी कि क्लाइमेट के अंदर इमिट हों। हमने उनको रोकना है, क्योंकि ये जो गैसेस हैं ये इन्वायरमेंट को या क्लाइमेट को तबाह करते हैं। ठीक है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे सोलर, विंड, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे फॉसल फ्यूल्स वगैरह, इनका कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल जस्टिस। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी शख्स, चाहे वो अमीर है गरीब है, हमने सबको इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पोल्यूशन है, उससे महफूज रखना है। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल। ग्रीन मूवमेंट कहती है कि जो लोग हैं उनको उनका लाइफ स्टाइल को इको फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि वो एनर्जी बचा सकें, पानी का ज़ाया ना करें, जो है ना हर चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करें, ताकि जो है ना जो अननेसेसरी कंजप्शन है उसको रोका जाए, ताकि जो है ना आलूदगी को रोका जाए। क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है या जो हमारी आदतें हैं ना दोस्तों, उसकी वजह से भी हमारी इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। अब जनाब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसकी अगर हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखें, तो सबसे पहले दोस्तों लंदन 1285 के अंदर उस वक्त की जो सरकार है उसने एक कदम उठाया। उस टाइम लंदन के अंदर एयर पोल्यूशन का मसला था। हवा जो है ना टॉक्सिक बन चुकी थी, क्योंकि लंदन के अंदर जो सी कोल है उसको बर्न किया जाता था इंडस्ट्री के अंदर। तो उस टाइम जो किंग एडवर्ड वन थे, उसने एक कमीशन बनाया। उसने कहा कि यार ये देखो कि ये जो टॉक्सिक एयर है, जो ये हमारी एयर पोल्यूशन हो चुकी है, लंदन की हवा जो जहरीली हो चुकी है, ये क्यों हुई है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका। ठीक है। तो जनाब ये पहला एक रिकॉर्डेड एक हुकूमत का एक यानी कि स्टेप हमें मिलता है तारीख में, जिन्होंने पहली मर्तबा कोई एक सरकारी तौर पे एक कदम उठाया एयर पोल्यूशन के हवाले से, यानी इन्वायरमेंट के हवाले से। उसके बाद है जनाब 1661 के अंदर
एक राइटर थे जॉन एवलन, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है फमीफूजियम। इस किताब में उन्होंने एयर पोल्यूशन के ऊपर बात की, खुसूसन जो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो शहरों में आलूदगी फैल रही थी, जो हवा ख़राब हो रही थी, टॉक्सिक हो रही थी, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि बल्कि सजेशन दी कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको आप शहरों से दूर मुंतकिल करें, ट्रांसफ़र करें, और शहरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो बागीचे हैं, गार्डन्स हैं, वो आप लगाएं ताकि आपकी जो हवा है वो ताज़ा भी रहे और साफ़ भी रहे। ये जनाब देख रहे हैं आप किताब, ये किताब है फमीफूजियम। इसको द इनकन्वीनियंस ऑफ द एयर एंड स्मोक ऑफ लंदन डिसेपिटेड भी कहा जाता है। ये 1661 में लिखी गई थी और कहा जाता है कि ये पहली किताब है जो एयर पोल्यूशन के ऊपर लिखी गई। अच्छा जी दोस्तों, उसके बाद 19वीं सदी के अंदर एक फ़िलासफ़ी आई जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटलिज़्म। ट्रांसेंडेंटलिज़म में ये है कि भाई लोगों को जो है ना, अगर सच तलाश करना है तो वो नेचर से कनेक्ट हो, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सच की तलाश के लिए वो किताबों से रब्ता करते हैं, माशरे को देखते हैं, साइंस को देखते हैं। जबकि ये फ़िलासफ़ी कहती है कि भाई सच जो है वो आपके अंदर है। यानी ये जो फ़िलासफ़ी है, ये जो तहरीक चली थी दोस्तों, ये एक रूहानी तहरीक थी और इसका मकसद था कि आप नेचर से कनेक्ट हों, फितरत से कनेक्ट हों, और आपको वहीं पे सच मिलेगा। जिसमें यानी जब आप नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ों का खुद ब खुद यानी कि इल्म हो जाता है, जिसको हम इंट्यूशन भी कहा कहते हैं, वजदान भी कहते हैं। सो इस फ़िलासफ़ी के ज़रिए ये कहा गया दोस्तों कि हमने नेचर के साथ कनेक्ट होना है, उसको वैल्यू देनी है, उसका ख़्याल रखना है। ये बहुत काम की चीज़ है, ये मीनिंगफुल चीज़ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अर्ली कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, उसको मैनेज करना इस तरीके से ताकि वो तबाह ना हो, वो ज़ाया ना हो, बल्कि उसको मुस्तकबिल में भी हम इस्तेमाल कर सकें। इस हवाले से 20वीं सदी के अंदर बहुत सारे बड़े जो लीडर्स थे अमेरिका के अंदर, जो नेचुरलिस्ट थे, जैसे जॉन मेयर, इन सब ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कोशिश की कि जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, उनको महफूज बनाया जाए और जो नेचुरल एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए यूएसए के अंदर। दोस्तों उसके बाद शुरू होता है दौर मॉडर्न ग्रीन मूवमेंट का 1960 से लेकर 1970 तक। उसमें सबसे पहले 1962 के अंदर मेरी प्यारी दोस्त रेचल कार्सन ने एक किताब लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग के नाम से। दोस्तों इस किताब के अंदर उस लड़की ने यानी खातून ने ये बताया कि भाई ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ना, इसके इंसानी सेहत पे बहुत बुरे असरात हैं। तो जनाब उसके बाद लोगों को अवेयरनेस आई और लोगों ने कहा यार ये तो हमें पता ही नहीं था। यानी इस किताब के बाद बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हुई इस किताब के ज़रिए और लोगों को इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में इजाफा हुआ। उसके बाद 1970 के अंदर कुछ इस तरह के इकदामात उठाए गए कि जो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं वो इंस्टीट्यूशनाइजेशन होने लगे, यानी इंस्टीट्यूशन बनने लगे, उसके ऊपर कानून साजी होने लगी। मिसाल के तौर पर 22 अप्रैल 1970 को फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जनाब नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट अमेरिका में पास किया जाता है। अमेरिका ही जो है ना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाता है। यानी ये सारे काम 1970 की दहाई में किए गए। इसके अलावा जनाब 1971 में इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जैसे कनाडा में ग्रीन पीस और यूके में फ्रेंड्स ऑफ अर्थ। और इन ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी काम ये था कि हमने जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसके हवाले से काम करना है, उसको किस तरह महफूज बनाना है, उसके लिए हमने काम करना है। इसके अलावा जनाब पहली एक बड़ी लेवल पे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट के ऊपर 1972 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जिसको यूएन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। और ये जनाब पहली एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का एक स्टेप उठाया गया, यानी पहली बड़ी कोई जो अगर कोई आप समझे ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई या आप समझे कोई कॉन्फ्रेंस की गई या कोई डिक्लेरेशन बनाया गया तो वो ये था। एंड देन उसके बाद 1987 को जनाब बर्ंट लैंड रिपोर्ट शाया की गई, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया। अब ये बर्ंट लैंड कौन था यार? ये एक खातून है, ये नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर भी थी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत बड़ा काम करती थी। तो यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट दी तो उनके नाम से ये यानी कि फेमस हुई। और इस रिपोर्ट का नाम वैसे तो अवर कॉमन फ्यूचर था, लेकिन ज़्यादातर अब ये बर्ंट लैंड रिपोर्ट 1987 या बर्ंट लैंड कमीशन के नाम से भी ये यानी कि मार्केट में अवेलेबल है, लोग इसको इसी तरीके से जानते हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दिया गया। इसका मतलब है कि हमने डेवलपमेंट करनी है, हमने तरक्की करनी है अपनी आज की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, लेकिन हमने साथ में फ्यूचर की जो जनरेशन है उनको भी, उनके लिए भी कुछ चीज़ें बचा के रखनी है। हमने इन्वायरमेंट को इस तरह यूज़ नहीं करना ताकि फ्यूचर की जो जनरेशन है वो इस्तेमाल ना कर सके।
अच्छा जी, उसके बाद 1970 से लेकर 1980 तक दोस्तों कुछ सियासी जमातें वजूद में आईं, जिसको कहा जाता है राइज़ ऑफ ग्रीन पार्टीज़। 1970 में यूके के अंदर एक पार्टी बनती है, इकोलॉजी पार्टी। उसके बाद जर्मनी में ग्रीन पार्टी 1980 के अंदर, और इवन कि इसको तो सीटें भी मिली थी पार्लियामेंट के अंदर, और इसने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था उसको चैलेंज किया था। इसके अलावा जनाब एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जिसको कहा जाता है ग्लोबल ग्रीन्स, और इसके अंदर दुनिया के 90 कंट्रीज़ की जो ग्रीन पार्टीज़ हैं वो उसके मेंबर्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों 1990 से लेकर आज तक जो चीज़ें तब्दील हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो ग्रीन मूवमेंट के हवाले से। इसमें सबसे पहले 1992 के अंदर रियो अर्थ समिट होती है, जिसमें तकरीबन 172 कंट्रीज़ के लोग जो है ना वो जमा होते हैं, और वो एक रियो डिक्लेरेशन जो है ना वो जारी करते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, और वो कुछ ग्लोबल रूल्स बनाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। यानी वो जो 1987 में जो कमीशन आई थी ना ब्रंटलैंड वाली, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, उसको मज़ीद मैच्योर करने के लिए ये रियो समिट की गई थी 1992 के अंदर। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, जापान के शहर के अंदर ये प्रोटोकॉल, इसके ऊपर सारे कंट्रीज़ जो है ना वो एग्री करते हैं और अपने आप को बाइंडिंग करते हैं कि जनाब हम ग्रीन हाउस गैस की जो इमिशन है उसको रोकेंगे। अब ग्रीन हाउस गैसेज़ दोस्तों वो होती हैं जो एनवायरनमेंट को तबाह करती हैं, जो ओजोन लेयर को तबाह कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ग्लोबल जो वर्ल्ड है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। उसके बाद 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट किया जाता है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो कमिट करते हैं कि जी हमने कोशिश करना है जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको नहीं बढ़ने देना। जो हमारा इस टाइम जो एवरेज टेम्परेचर है ग्लोब का वो है 15 सेल्सियस डिग्री। तो इसमें कहा गया था कि भाई आपने कम से कम जो है ना जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए इकदामात उठाने हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। उसके बाद 2018 में ग्रेटा थनबर्ग या स्कूल स्ट्राइक के नाम से, ग्रेटा थनबर्ग एक लड़की थी स्वीडन के अंदर, उसने क्या किया, स्कूल के अंदर स्ट्राइक किया क्लाइमेट के हवाले से उसने, और ये आगे चल के एक यूथ मूवमेंट बन गई पूरी दुनिया के अंदर, और लोगों को शऊर आया कि भाई क्लाइमेट के हवाले से, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से लोग इक़दामात उठाएँ। अच्छा जी दोस्तों, तो ये दोस्तों ग्रीन मूवमेंट थी, जिसको मैंने आपको एक ब्रीफ समरी दे दी आपको समझाने के लिए। इसमें हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं। सो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ फेमस इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट जो हिस्ट्री में हुए इन्वायरमेंट को लेके। सबसे पहला जो एक प्रोटेस्ट कह लें या सेलिब्रेशन करें जो हुई थी 1970 के अंदर, और 20 मिलियन लोगों ने अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें क्लीन एयर चाहिए, हमें साफ़ पानी चाहिए, और हमें बेहतरीन इन्वायरमेंटल लॉस चाहिए। और ये कहा जाता है कि जनाब ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट सिंगल डे प्रोटेस्ट थे, और इसी प्रोटेस्ट के नतीजे में यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी भी वजूद में आती है। ठीक है दोस्तों, इसको फर्स्ट अर्थ डे भी कहा जाता है, ये जो प्रोटेस्ट हुआ था। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, और एक जगह तो देखें जनाब लोगों ने वो जनाब जो अमेरिकन बैंड्स हैं अमेरिकन ड्रीम के नाम से वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, कंसर्ट हो रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, लोग सड़कों पे हैं। अब ये तस्वीर देख सकते हैं 1970 की, लोग कितनी तादाद में बाहर निकले हैं सिर्फ़ और सिर्फ इन्वायरमेंट को महफूज बनाने के लिए। उसके बाद जनाब एक और 2014 में मार्च किया था लोगों तक, तकरीबन 4 लाख लोगों ने मार्च किया न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जब यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट समिट होने वाली थी कुछ दिन पहले। और इस मार्च का मकसद ये था ताकि जो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनको प्रेशराइज़ किया जाए कि भाई क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ करो, हम तबाह हो रहे हैं, इन्वायरमेंट ने तबाही फैला दी है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी है, मौसमियाती तब्दीली इतनी हो चुकी हैं कि कभी इतनी तेज़ बारिश होती है, कभी इतनी तेज़ सर्दी हो जाती है, कभी बहुत गर्मी आ जाती है, कभी सैलाब आ रहा है, कभी ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब 2016 में भी अमेरिका में फिर भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको स्टैंडिंग रॉक प्रोटेस्ट नॉर्थ डकोटा कहा जाता है। डकोटा एक एरिया है दोस्तों, शहर है वहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स थे उन्होंने जनाब प्रोटेस्ट किया था। एक्चुअली हुकूमत ने क्या किया था, एक डकोटा एक्सेस पाइपलाइन के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें क्या था कि एक जो क्रूड ऑयल की जो एक पाइपलाइन थी वो एक दरिया से गुजरनी थी। तो लोगों ने कहा कि ये यहाँ से गुजरेगी, वो दरिया जो है ना वो जहरीला हो जाएगा, हम सारे उस दरिया पे यानी कि डिपेंड करते हैं। और उस दरिया का नाम था आई थिंक मिजोरी, हाँ मिजोरी रिवर था। तो बहुत सारे जो नेटिव अमेरिकन थे उन्होंने एहतजाज किया कि भाई हम ये इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ हैं, इस प्रोजेक्ट से हमारी जो है ना जो दरिया का पानी है वो जहरीला हो जाएगा, हम सारे इस पर डिपेंड करते हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं सारा कुछ। तो उन्होंने कहा जी हमने इसको महफूज बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने एहतजाज किया था।
इसके अलावा दोस्तों 2018 और 2019 के बीच में ये जो लड़की थी ग्रेटा थनबर्ग, जो स्वीडन की थी, जो स्टूडेंट थी जिसने स्कूल स्किप करके जनाब डिमांड किया कि जी क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम किया जाए। ये आप जी तस्वीर देख सकते हैं, तकरीबन 7 मिलियन लोगों ने जो है ना सितंबर 2019 में इन जो है ना स्ट्राइक के में लोग शामिल हुए, और तकरीबन ये प्रोटेस्ट 185 कंट्रीज़ के अंदर किया गया था। और इनका जो फेमस स्लोगन था वो ये था, देयर इज़ नो प्लेनेट बी। ये रिसेंटली अब ये लड़की मज़ीद जो है ना बड़ी एक्टिविस्ट बन चुकी है, बड़ा इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रही है। सो दोस्तों ये थी कुछ ग्रीन मूवमेंट की झलकियाँ, जिसमें मैंने आपको ग्रीन मूवमेंट की हिस्ट्री भी बता दी। आज के दौर में जो लोग एहतजाज और तहरीकें चला रहे हैं वो भी आपने देख लिया, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपने देख ली। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों ग्रीन मूवमेंट, इसको इन्वायरमेंटलिज्म भी कहा जाता है। सो इसको आपने अच्छे से समझना है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।